जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो भी हम अपना जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे वो हम अपनी कंसोलिडेटेड फाइल से ही पढ़ेंगे, जहां पर आपके सारे के सारे अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड एक ही जगह पर हैं। हमें कोई भी अलग पीडीएफ, अलग अमेंडमेंट एक्ट को रेफर करने की जरूरत नहीं है, सब एक ही फाइल में है। हम उसी फाइल को बेस बनाकर हम अपना पूरा जीएसटी का एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो एज प्रोमिस्ड इन आवर लास्ट वीडियो, तो हमने बोला था कि हम सप्लाई पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा पहला सेक्शन आ रहा है इन जीएसटी, जहां से हम अपना जीएसटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा सेक्शन 7, जिसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई। तो स्कोप ऑफ सप्लाई होता क्यों है और क्या होता है, इसका एक ब्रीफ डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो में, जिसमें ये बोला था कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं या कब हमारा जीएसटी लगाना मैंडेटरी हो जाता है। तो ऐसे कौन सी एक्टिविटीज हैं जहां पर हमारा टैक्स अराइज होने लगता है। तो अगर मैं सेक्शन 7 पढ़ना स्टार्ट करूं तो वो क्या बोलता है, इसको जूम कर लेते हैं। For the purpose of this act, the expression supply includes all form of supply of goods or service। मतलब चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, ठीक है, बोथ या दोनों हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप गुड्स प्लस सर्विस सेल कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपने गुड्स बेचा, सॉरी यू हैव सोल्ड द गुड्स, और उसके साथ आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हो। तो आप गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों दे रहे हो। तो या तो आप गुड्स दे रहे हो या आप सर्विस दे रहे हो या आप दोनों दे रहे हो। अगर आप गुड्स दे रहे हो तो से आपने टॉयज बेचे, अगर आप सर्विस दे रहे हो से आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन आप दोनों दे रहे हो, मतलब आप बेच रहे हो साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हो, आप दोनों कर रहे हो, ठीक है। अब ऐसे कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिस पर ये आपको जो आपका जीएसटी है वो अराइज होगा ही होगा। तो क्या क्या बोल रहे हैं, एक तो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। अगर आपका कोई भी सेल हो रहा है, जो हमने कल एग्जाम्पल देखा था, उसमें हमने सिर्फ सेल इंक्लूड करा था कि आप सेल कर रहे हो, लेकिन अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, आपने अपने एक मान लो कि आपका एक वेयर हाउस है, ठीक है, और वो आपका दिल्ली में है, और आपका एक दूसरा वेयर हाउस है, मान लो वो गुड़गांव में है, लेकिन जो गुड़गांव है वो तो हरियाणा में आ जाता है, जहाँ आपके प्लेस पे ही रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो ट्रांसफर हो रहा है। आपने इसमें कुछ भी कमाया नहीं, आपने बस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर उसे रख दिया, तो वो भी सप्लाई में आ जाएगा और इस पर भी जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है बार्टर। बार्टर का क्या मतलब होता है, एक हाथ दो एक हाथ लो। अगर आप मान लो जैसे जो अभी तक हम सुनते आए हैं बचपन से कि आपने वीट के बदले में राइस ले लिया, तो अगर आप ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो उस केस में बार्टर हो जाता है और बार्टर पर भी सप्लाई लग जाता है। इसका मतलब अगर आप बार्टर में एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स, तो उस केस में भी आपका जीएसटी अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज। अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स, मेरे को बार्टर और एक्सचेंज में सीरियसली डिफरेंस समझ नहीं आता कि बार्टर और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है, लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर हम एक्सचेंज के लिए जा रहे हैं, तो जैसे बिग बाजार की पॉलिसी स्टार्ट हुई थी कि आप हमारे पास रद्दी लेकर आओ, मीन्स न्यूज़पेपर्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स लेकर आओ, और उसके बदले में हम आपको कूपन्स देंगे और कूपन्स आप रिडीम कर सकते हो। तो दिस कुड बी सेड एज एक्सचेंज, कि हम कुछ वैल्यू का सामान उन्हें फॉर काइंड दे रहे हैं और उसके बदले में हम कुछ और ले रहे हैं। नेक्स्ट वी कम टू लाइसेंस। अब हम किसी भी चीज के लिए लाइसेंस लेने जाते हैं तो क्या उस पर जीएसटी अराइज हो जाएगा? हाँ, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन में ही दे रखा है। अगर वो ट्रांजैक्शन सप्लाई है तो वो उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो अब सप्लाई उन्होंने किन किन चीजों को बोला, अगर आप सेल कर रहे हो गुड्स, अगर आप लीज पे दे रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो, आप बार्टर या एक्सचेंज में गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो, लाइसेंस पे, लाइसेंस इन अ सेंस कि अब जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती हैं वो अपने लिए लाइसेंस लेती है, या बहुत सारी कंपनीज होती है जिन्हें अलग अलग टाइप के लाइसेंसेस लेने होते हैं। तो अब उन लाइसेंसेस को भी क्या सप्लाई माना जाएगा? जी हाँ, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन में ही दे रखा है कि अगर आप किसी भी चीज के लिए लाइसेंस ले रहे हो तो उसको सप्लाई बोलेंगे। नेक्स्ट आता है रेंटल। अगर आप कोई भी
दुकान, मकान, कुछ भी किराए पे ले रहे हो, आप मशीनरी किराए पे ले रहे हो, तो क्या उस पर जीएसटी अराइज हो जाएगा? जी हाँ, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट आता है लीज। रेंटल और लीज बहुत ही सिमिलर वर्ड्स हैं। अगर आप कोई भी चीज लीज पर ले रहे हो, चाहे फाइनेंसिंग चाहे ऑपरेटिंग, जिसका आप एक तरीके से लीज का पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में भी आपका सप्लाई अट्रैक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है जो कि उन्होंने एग्जॉस्टिव लिस्ट में कवर कर रखा है, वो है डिस्पोजल। अगर आप कोई भी असेट या कुछ भी आप डिस्पोज कर रहे हो, चाहे वो आपका स्टॉक हो या कुछ भी आप डिस्पोज कर रहे हो जिसकी वजह से आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो उस केस में भी आपका जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 9 चीजें पढ़ी, जिसमें क्या क्या है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल और डिस्पोजल। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और इसके लिए हम अपने जो सर्कुलर्स हैं जो कि गवर्नमेंट निकालती है, जो कि बाइंडिंग होते हैं सिर्फ असेसिंग ऑफिसर्स पर, जो कि हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन हम उसे इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो यही बोलेगा कि हमारे लिए ये वाला एप्लीकेबल है। तो हम उन सर्कुलर्स को भी रेफरेंस लेकर आगे और समझेंगे कि सप्लाई में और उन्होंने क्या फर्दर एक्सप्लेनेशंस दे रखी हैं। तो हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी वो हमने पढ़ी कि ऐसी 9 ट्रांजैक्शंस होती हैं कि जिनको हम सप्लाई बोलते हैं। अगर आप किसी को अपनी मशीन भाड़े पर दे रहे हो, जिसके लिए मान लो कि आप 50,000 रुपए ले रहे हो, तो क्या उस 50,000 पर आप टैक्स लगाओगे? जी हाँ, आप टैक्स लगाओगे क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। उसमें क्या लिखा है कि मेड या अग्रीड टू बी मेड। या तो आपने ट्रांजैक्शन कर दी है, मेड, या आप करने वाले हो, अग्रीड टू बी मेड, फॉर अ कंसिडरेशन। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? कंसिडरेशन। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी भाड़े पर दे रहे हो लेकिन उसके लिए आप एक भी पैसा रिकवर नहीं कर रहे, तो क्या उसके ऊपर आपको जीएसटी लगाना है? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने सप्लाई में कवर किया है वो उन्होंने मेजरली ये बहुत साफ साफ वर्ड्स में बोला है कि उसके लिए आपको कंसिडरेशन रिसीव होनी चाहिए, फॉर अ कंसिडरेशन। हम कंसिडरेशन का मतलब समझेंगे अभी 5 मिनट के बाद कि ऐसा क्या चीज है जिसको हम कंसिडरेशन बोल सकते हैं और क्या नहीं, जिसको हम नहीं बोल सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने क्या बोला? बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये किसने किया होना चाहिए? बाय अ पर्सन। पर्सन आपके वो ही होते हैं जो हम इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ते हैं, जो कि HUF, इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप, फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक्सेट्रा। अगर इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ा है, हम इस पर्सन को यहाँ पर भी इंक्लूड करके डिफाइन करेंगे और हम डिफाइन के लिए डेफिनेशंस में जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आपने सप्लाई किया है ये किसने किया है? तो ये पर्सन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो इन 9 में से कोई एक होनी चाहिए, और किस लिए होना चाहिए? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये आपका इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, in the course and or furtherance of business is not defined under GST Act, तो इसका मतलब कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी सप्लाई जो आपके सिर्फ बिजनेस की वजह से हो रही है, और अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप नहीं करते, तो सिर्फ उसी केस में ही आपका जीएसटी लगेगा। से आप एक इंडिविजुअल हो, आप रद्दी बेचने जा रहे हो, आपको पैसे मिले, आप पर्सन हो, हाँ हो, आपको पैसे मिले, हाँ मिले, आप सेल करने जा रहे हो, हाँ जा रहे हो, तो क्या आपको उस पर जीएसटी लगाना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ये आपका बिजनेस नहीं है, ये आप एक वन टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो कि नेसेसरी थी करने के लिए। अब मान लो कि आप अपने घर का फ्रिज बेचने जा रहे हो, तो क्या आप सेल कर रहे हो? हाँ कर रहे हो। अगर आप सेल में भी नहीं जा रहे तो क्या वो डिस्पोजल में नहीं आ जाता कि आप फ्रिज को डिस्पोज कर रहे हो? तो डिस्पोजल मेड। अगर आप फ्रिज बेचने जा रहे हो तो वो
डिस्पोजल में आ गया, आप उसके लिए कुछ कंसिडरेशन लोगे, आप पर्सन हो, और लेकिन क्या वो आपका बिजनेस है कि आप फ्रिज बेचते हो? नहीं, वो आपका बिजनेस नहीं है, तो उस केस में जीएसटी अराइज नहीं होगा। लेकिन अभी आपका बिजनेस ही है कि आप सेकेंड हैंड फ्रिज जो है वो बेचते हो, आप एक बंदे से खरीद कर दूसरे बंदे को बेचते हो, ये आपका बिजनेस ही है, आप ये सेकेंड हैंड गुड्स में ही डील करते हो, तो क्या अब इस पर जीएसटी अराइज होगा? हाँ बिल्कुल, इस पर जीएसटी अराइज हो जाएगा। तो अब जो हमें वर्ड्स समझने हैं वो हमारे कौन कौन से निकले? एक तो निकला हमारा कंसिडरेशन, ठीक है, दूसरा हमारा निकला पर्सन, और तीसरा हमारा निकला बिजनेस। तो हमें ये 3 वर्ड्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम ये पता लगा सकें कि ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिस पर सप्लाई आ जाएगा, और सप्लाई आने का मतलब कि उस पर जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम जाते हैं सबसे पहले व्हाट इज कंसिडरेशन पे, और जब हमें किसी भी चीज का मीनिंग पता करना होता है तो हम जाते हैं भागकर सेक्शन 2 के पास। तो हम सेक्शन 2 में जा रहे हैं और यहाँ पर हम कंसिडरेशन देख रहे हैं। अब सेक्शन 2 क्लॉज 31 में कंसिडरेशन का मतलब दे रखा है। तो इन्होंने क्या बोला? कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्या हम सप्लाई की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम सेक्शन 7 में सप्लाई की बात कर रहे हैं। क्या हम गुड्स सर्विस बोथ की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम गुड्स सर्विस बोथ की बात कर रहे हैं। तो उस केस में कंसिडरेशन का क्या मतलब है वो इसने बताया है। तो कंसिडरेशन का मतलब है एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, अभी तक मिली नहीं है लेकिन मिल सकती है या मिल चुकी है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा पैसा ही मिले, आपको काइंड में भी पैसा मिल सकता है। से आपको किसी ने 2 गोल्ड के बिस्किट दे दिए, तो ये भी तो इन कंसिडरेशन ही हुआ, इन काइंड आपको कुछ ना कुछ रिसीव हुआ, आपको मनी रिसीव नहीं हुआ लेकिन आपको उसके बजाय कुछ और रिसीव हो गया। वेदर इन मनी और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ या इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। किस लिए मिला? क्योंकि आपने सप्लाई किया था गुड्स या सर्विसेज को, या दोनों को, वेदर बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। इजी टू अंडरस्टैंड। कंसिडरेशन का क्या मतलब हुआ? सबसे पहला तो आपको मनी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको पैसा ही मिलेगा, सिर्फ आपको कैश ही मिलेगा, आपको कुछ और भी मिल सकता है, ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या हुआ कि आपको किस वजह से वो पैसा मिला? क्योंकि आपने सप्लाई किया था कुछ गुड्स या सर्विस। अब ये आपको किसने दिया? जरूरी नहीं है कि आपने जिसे बेचा उसी ने दिया। अब मान लो कि उसके चाचा जी ने दे दिया, तो क्या हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे कंसिडरेशन में? बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। तो वेदर बाय द रेसिपिएंट या किसी और पर्सन, वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड, लेकिन उसमें क्या नहीं आएगा? अगर आपको कोई भी सब्सिडी मिली है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हो या स्टेट गवर्नमेंट से मिली हो। इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ रहा है कि कंसिडरेशन का अभी तक हमने सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ा, अब नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सब क्लॉज। तो सेक्शन 2 क्लॉज 31 एंड सब क्लॉज बी, इसमें वो क्या बोल रहा है कि आपको कुछ भी मॉनेटरी वैल्यू मिली, मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि आपको उसमें कुछ भी इन कैश मिला, जरूरी नहीं, या अगर यहाँ नॉन मॉनेटरी होता तो इन काइंड होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी है, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कैश ही मिलना चाहिए। किस चीज के लिए? ऑफ एनी एक्ट और फोरबेरेंस इन रिस्पेक्ट और इन रिस्पॉन्स फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब इसमें उन्होंने क्या बोला कि आपको पैसे मिले, क्यों मिले? ताकि आप ये मत करो। ऐसा बहुत बार होता है कि मान लो एक आपका सप्लायर है ए, ठीक है, और उसका राइवलरी सप्लायर है बी, ये उसका जानी दुश्मन है, मतलब ये सेम चीजों में डील कर रहे हैं। तो अगर ए को बी को हटाना है तो वो क्या बोलेगा? ले पकड़ 10 करोड़ रुपए और तू इस बिजनेस से चला जा, अब तू ये बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने इसको पैसे दिए, द मॉनेटरी वैल्यू, किस लिए दिए?
फॉर एनी एक्ट और फोरबियरेंस, कि अब तू ये काम नहीं करेगा। और ये इसने किस लिए दिए? क्योंकि उसने कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी थी या दोनों दी थी। अब ये जो पैसे दिए ये किसने दिए? बाय द रेसिपिएंट या किसी और पर्सन ने, बट शैल नॉट इंक्लूड सब्सिडी वगैरह। ठीक है, तो अब इसका मतलब जो हमने एग्जाम्पल लिया था ये ए और बी का, तो अब ये जो बी को पैसे मिले 10 करोड़ रुपए, ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो बी है ये इस पर जीएसटी भी इंक्लूड करेगा। मतलब 10 करोड़ में से ही मान लो 9 करोड़ वो बोलेगा मैं अपने पास रखूंगा, और 1 करोड़ जो जीएसटी का अमाउंट है वो जाके गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज provided that a deposit given in respect of supply of goods or service or both shall not be considered as payment made for such supply। अगर किसी को भी आपने डिपॉजिट दे रखा है, अगर जैसे अब मान लो कि रेंट है, ठीक है, रेंट पर हमारा जीएसटी अट्रैक्ट हो जाता है। हमने सप्लाई की डेफिनेशन में देखा कि अगर वो रेंट है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। सप्लाई की डेफिनेशन मतलब उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो अब अगर आप रेंटेड कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो उसके ऊपर आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। अब अगर आप डिपॉजिट दे रहे हो तो क्या वो डिपॉजिट पर आपका जीएसटी लगेगा? तो इसमें इन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आपने कोई भी डिपॉजिट दिया है, दैट अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वो नहीं माना जाएगा एज पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई। मतलब वो कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अनलेस वर्ड भी डाला है, अनलेस द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेट सप्लाई। इसको मैं इजी वर्ड्स में ये बोल सकती हूँ कि अगर वो डिपॉजिट रिफंडेबल है, वो आपके पास वापस आ जाएगा, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर वो नॉन रिफंडेबल है, अगर आपने उसे दे दिया तो वो तो कंसिडरेशन ही हो गया, वो तो उसने अपने पास ही रख लिया, फिर काहे का रिफंड आएगा? अब कोई रिफंड नहीं आएगा, अब तो वो सेल मान ली गई। तो इसका मतलब कि वो कंसिडरेशन में इंक्लूड हो जाएगा और उस डिपॉजिट पर भी टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब टू कंसोलिडेट आवर वट एवर वी हैव लर्नड, उसको हम एक जगह लिखते हैं एंड देन विल एनालाइज कि हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। सो व्हाट वी हैव स्टडीड अप टिल नाउ इज सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि ये जो 8 चीजें हैं, ये जो 8 ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा किसी भी ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। और जो हमने सेक्शन 7 पढ़ा उसका नाम है स्कोप ऑफ सप्लाई। हम सप्लाई की बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनको सप्लाई बोलेंगे, एंड वंस दोस ट्रांजैक्शंस आर नोन एज सप्लाई, उसके ऊपर जीएसटी अराइज हो जाएगा। जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। अब ये मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, या तो आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। कौन देगा? कोई पर्सन देगा। और ये जो आपकी सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही होना चाहिए। ये आप अगर वन टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बिजनेस में भी वन टाइम ट्रांजैक्शन होती है नो डाउट, लेकिन अगर वो आपका बिजनेस नहीं है तो वो आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसमें जो हमारे वर्ड्स निकल कर आए थे वो हमारा निकला था कंसिडरेशन, पर्सन और बिजनेस। तो हमने अभी तक कंसिडरेशन को डिस्कस किया है, और कंसिडरेशन में हमने देखा कि या तो आपको पेमेंट इन कैश या इन काइंड मिल रही है, और वो आपको किस लिए मिल रही है? क्योंकि आपने गुड्स या सर्विस या दोनों सप्लाई करे, और वो किसी से भी मिल सकती है, बाय एनी पर्सन। या तो वो रेसिपिएंट खुद हो जिसको हम अपना गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हैं, या उसका चाचा, ताऊ, मामा, मामी कोई भी दे दे तो हमें चल जाएगा। रिलेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, उसका दोस्त कोई भी दे दे, कोई थर्ड पर्सन आकर अगर हमें पेमेंट दे दे तो भी उसको कंसिडरेशन बोलेंगे। और ये कंसिडरेशन 2 क्लॉज 31 में एक्सप्लेन्ड है। और ये जो हम सारे सेक्शंस की बात कर रहे हैं, ये हमारा सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन चल रहे हैं। और कंसिडरेशन में जो हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी वो हमने पढ़ी कि मॉनेटरी अमाउंट, मतलब सिर्फ इन कैश अगर आपको इसलिए मिल रहा है कि आप वो ट्रांजैक्शंस या कोई भी एक्टिविटीज ना करो
फॉर एक्ट और फोरबियरेंस ऑफ एक्टिविटीज, कि आप वो एक्टिविटीज नहीं करोगे, उसके लिए आपको अगर कुछ भी पैसा मिल रहा है तो वो भी आपका कंसिडरेशन माना जाता है, चाहे वो सर्विसेज के लिए हो, गुड्स के लिए हो या दोनों के लिए हो। और वो पैसे कोई भी दे सकता है बाय एनी पर्सन, ठीक है, दोनों के केस में। लेकिन इन दोनों में क्या नहीं आएगा, अगर आपको कोई भी सब्सिडी रिसीव हुई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें एक प्रोविजो भी डाल रखा है जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई भी डिपॉजिट रिसीव होता है एक सप्लायर को, तो अगर वो अपने पास रख लेता है, उसका कोई इरादा नहीं है कि वो रिफंड नहीं करेगा, तो उसको हम कंसिडरेशन में इंक्लूड कर लेंगे। और कंसिडरेशन में इंक्लूड हो गया, इसका मतलब कि वो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई कि दिस इज अ कंसिडरेशन, और उन सारी ट्रांजैक्शंस पर उसको सप्लाई बोल दिया जाएगा। एंड वंस दे आर नोन एज सप्लाई, जीएसटी विल अप्लाई। लेकिन अगर वो रिफंडेबल है कि वो लास्ट में जाकर उसको रिफंड कर देगा, तो उस केस में कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। दिस इज द होल थिंग वी हैव लर्नड टिल नाउ। अभी हम इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे पर्सन और बिजनेस की डेफिनेशन, एंड देन विल कंप्लीट आवर सेक्शन 7।